आपका। आप देख रहे हैं पंचायत आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। लगातार हमारे साथ पंचायत आज तक में बेहद खास मेहमान जुड़ते रहे हैं और इसी कड़ी में शामिल हुए हैं आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल आपसे यही कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद आज तक को आप सबसे पहला इंटरव्यू भी दे रहे हैं। ऐसे में इसी श्रृंखला में हम ये जानना चाहेंगे कि अब आरएलडी की क्या तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके से 58 सीटों में पहले चरण में मतदान होने, उसमें पिछली बार पूरी तरीके से दबदबा बीजेपी का रहा था। दो सीट बीएसपी, एसपी और एक सीट आपकी आई थी। लेकिन अब की बार कैसे चुनावी ताकत झोंकेंगे, वहां पर क्या है एजेंडा? लोकतंत्र का हम कह सकते हैं सबसे बड़ा पर्व है। जनता को एक मौका है। 5 साल हमें जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, सड़क पर जाना पड़ता है। ये समय उनका है, मतदाताओं का। मुझे इस बात को लेकर काफ़ी उत्साह है और उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता एक सकारात्मक फैसला लेगी, निर्णय लेगी, और ताकि हम लोग उत्तर प्रदेश में जो करना चाहते हैं, जिस तरह का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, जिस तरह का विकास होना चाहिए, हर वर्ग और समाज के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का निर्माण होना चाहिए, उस ओर हम चलेंगे। जिस तरह के हमने कार्यक्रम किए और जो जिन मुद्दों को लेकर हम चले हैं, बहुत बड़ा समर्थन हमें लगातार मिल रहा है और इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि नतीजे भी उस तरह से आएंगे। 2012 और 2017 9 सीट से आरएलडी 1 सीट पर आ गई। क्या वजह मानते हैं कि इस तरीके का जो ये डिक्लाइन आया आपकी सीट में, क्यों था? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमसे कोई विशेष नाराजगी थी। कि कभी कभी होता है कि डिक्लाइन आता है जब आप नेताओं पे जनता का विश्वास टूट जाता है या कमजोर हो जाता है या कुछ खामियां आती हैं सिस्टम में। ऐसा नहीं था। कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया। जो सामाजिक व्यवस्था थी हमारे क्षेत्र की, वो बिगड़ गई और उसका बहुत बड़ा प्रभाव राजनीति पे भी पड़ा। और वो है कि ध्रुवीकरण की राजनीति, यानी सब मुद्दे भुलाकर भूलकर लोगों को बस ये बताया गया कि आपको इनका इलाज करना है, आपकी समस्याओं की जड़ ये है। तो वो एक तनाव पैदा किया गया, एक रणनीति के तहत हुआ। और जब बड़ी घटना हुई, दंगा हुआ, तो समय लगता है लोगों को उन चीज़ों को भूलने में। लेकिन अब मैं जानता हूं कि जिस तरह के हमने कार्यक्रम किए, भाईचारा जिंदाबाद का नारा देके हमने लोगों को बुलाया, लोग आए। तो यही संकेत है ना कि जब भाईचारा जिंदाबाद की बात वो सुनना चाहते हैं, वो नारा लेकर आपके साथ चलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दूरियां थी, अब वो दूरियां नहीं बची। भाईचारा जिंदाबाद, क्योंकि आप यही नारे के साथ अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्या जो खाई थी जाटों और मुस्लिमों के बीच में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, वो अब खाई पट गई है? वो हिंदू और मुसलमान के बीच में थी। सिर्फ एक जाति का उसमें कोई सवाल नहीं था। और मैं मानता हूं कि अब वो दूर इसलिए हुई है क्योंकि दोनों वर्गों ने खोया ही खोया। किसी ने कुछ हासिल नहीं किया। जैसा हमेशा होता है दंगा फसाद में, कोई लाभ किसी को मिलता नहीं है। जो चुनिंदा लोग होते हैं जो इस तरह की चीज चाहते हैं, जो भड़काना चाहते हैं और जो फिर फायदा उठा जाते हैं। जिनकी सरकार आई है, स्पष्ट बहुमत जिनको मिला है, कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ दंगे का उनको मिला और लोग इस चीज को देख भी रहे हैं। वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। मुजफ्फरनगर का बच्चा जब बाहर पढ़ने जाता था, उसको कोई गेस्ट हाउस में भी किराए पे कोई जगह नहीं मिलती थी दूसरे बड़े बड़े शहरों में। और जैसे ही वो कहता था कि मैं मुजफ्फरनगर से हूं, तो एक तरह से उसको जज किया जाता था। तो कम से कम अब लोग जानते हैं, यूथ जानता है वहां का, और युवा नई सोच लेकर चलना चाहता है। हिंदू मुसलमान के झगड़े में वो नहीं पड़ना चाहता। ध्रुवीकरण की आपने बात करी, क्योंकि ध्रुवीकरण खास तौर पर 2017 के विधानसभा चुनाव में काफी हद तक हावी रहा और उसका असर इस बार भी देखा जा सकता है। क्योंकि जयंत जी, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, उसके बाद बनारस में भी मंदिर बनाया गया, अब केशव प्रसाद मौर्य ये भी कह रहे हैं कि मथुरा में भी हम मंदिर बनाएंगे। तो इस तरह के जो मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बार भी ध्रुवीकरण तो दिखाई देने ही वाला है। मुझे तो बड़ा अटपटा अजीब लगता है कि सरकार से पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, वो मंदिर 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 गाते हैं। वो किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं गिना सकते। वे नौकरी जो बेरोजगार हमारे युवा हैं, जिनको बुलाया जाता है कि भर्ती होगी और फिर बैठा दिया जाता है और लौटा दिया जाता है घर कि पेपर लीक हो गया, उनके लिए व्यवस्था में आपने कुछ नहीं किया। तो मेरे लिए तो असल मुद्दे कुछ और ही हैं। तो आपके लिए बेरोजगारी मुद्दा है, आपके लिए महिलाओं को आरक्षण देना मुद्दा है? हमने अपने मुद्दे सबसे पहले घोषित किए और
जैसे जैसे समय आ रहा है और पार्टियां भी उन चीज़ों को लेकर चल रही हैं। बिजली की हमने बात कही थी कि किसान और बुनकर का पुराना बिल हम माफ़ करेंगे जो बकाया है, और आगे की दर हाफ करेंगे। अब 5 साल लूट खसोट करके सबसे महंगी बिजली देकर अब जो है वसूली कर कर गरीब लोगों से चुनाव के पूर्व संध्या पे अब यूपी की सरकार भी हमारी भाषा बोल रही है। यूपी की सरकार भी आपकी भाषा बोल रही है, प्रियंका जी भी आपकी भाषा बोल रही है, कह रही है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस कैंपेन के साथ वो आगे बढ़ी हैं। यानी कि महिलाओं को कोई भी अछूता नहीं रख रहा है, महिलाओं को सभी साथ लेकर सभी पार्टियां चलना चाहती हैं। करना भी चाहिए, लेकिन सच ईमानदारी से अगर आप मुझसे पूछेंगी, बहुत कम महिलाएं राजनीतिक व्यवस्था में हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। सिर्फ एक चुनाव के मद्देनजर हम इस चीज को नहीं देखें, लंबे समय तक हम देखें कि जब, क्योंकि मैं एक राजनीतिक संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं खुद देखता हूं कि जिस तरह की सभाओं में भागीदारी और रुचि होनी चाहिए वह नहीं है। वोट कर रही महिलाएं, लेकिन आगे बढ़कर वो हिस्सा नहीं ले रही। तो संगठन में भी ज्यादा महिलाओं को तरजीह दिया जाए, और टिकटों में भी जहां बंटवारा हो, तो जब टैलेंट मिलेगा तो उन्हीं में से आप छांट के चुनाव लड़ाइए। टिकटों के बंटवारे की बात हुई तो अब सीट शेयरिंग पर आ जाते हैं। अखिलेश जी से बात बन गई है आपकी सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी आपकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, तो जितनी सीटें आप मांग कर रहे हैं उतनी दे रहे हैं अखिलेश जी आपको? नहीं, देखिए, पूरा सम्मानजनक है, और ये होता है कि आपका इक्वेजन और कनेक्शन कैसा है लीडर के साथ। हम दोनों के बीच बहुत अच्छा इक्वेजन है, रिलेशनशिप है। पिछला चुनाव भी साथ मिलकर लड़े थे, तो एक काफी गहरी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी ये इस तरह की अटकलें जो लगाते हैं वो इस बात को नहीं समझते कि चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। क्योंकि हमारा अपना एक रवैया है, अपनी एक सोच है, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो भी चाहते हैं कि हम सीट पे हम लोग चुनाव लड़ें। जमीनी इक्वेशंस क्या हैं, इन सारी बातों पे हमें एक बड़ा मैच्योर डिस्कशन करना पड़ता है। ये आधे घंटे की बातचीत में नहीं होता। लेकिन हो क्या रहा था कि मैं और अखिलेश जी बैठते थे, फिर जब अगले हफ्ते हम फिर बैठते थे, बीच के 6 दिन में अखबार ये छाप देता था कि मैं उनसे नाराज हूं और वो मुझसे नाराज हैं। बार बार अलग अलग तस्वीरें आती थी, ये क्या कहा जाता था कि अब सीट शेयरिंग पे बात नहीं बन रही है, हो सकता है कि ये गठबंधन ठीक से ना चल पाए। बात पूरी तो 30 से 35 सीटें आप मांग रहे हैं? नहीं, वो तो हमने सीटों की लिस्ट उनको दे रखी है, और हमने और उनने बैठ के तय कर दिया, भले घोषित ना हुआ हो। क्योंकि हमने ये रणनीति बनाई कि 403 सीट हमारी लक्ष्य है। सभी सीटों पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, दूसरे घटक दल भी हैं हमारे साथ, लोकदल और सपा के से अलग भी कई दल हैं जिनका वर्चस्व है और जो हमारे साथ हैं। तो सबको साथ मिलकर लड़ना है। सवाल ये नहीं कि किसका सिंबल कहां जा रहा है। जैन जी, आपके ऊपर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि जहां पावर सेंटर होता है आप उसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। पिछले जो पुरानी पार्टियों के साथ आपने गठबंधन किया हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करके आप सिर्फ पावर सेंटर की ओर झुकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जब हम गठबंधन करते हैं तो अपने मुद्दों को आगे करके करते हैं। अभी भी हमने अपना मैनिफेस्टो पहले घोषित किया है और गठबंधन बाद में किया है। जब हम कांग्रेस पार्टी में गए, आपको ध्यान होगा, उससे पहले दिल्ली में हमने बड़े आंदोलन किए, भूमि अधिग्रहण कानून बिल की हमने एक मांग उठाई। मनमोहन सिंह जी हमारे किसानों के बीच आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जी हाँ, सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। उन्होंने तुरंत बयान दिया, और उसके बाद सत्र में जो है संसद में एक नया बिल आ गया, नया मसौदा आया। तो ठीक है, वो सरकार का प्रेरोगेटिव होता है, सरकार का निर्णय होता है किस तरह का कानून वो पेश करना चाहते हैं। लेकिन हम भी एक घटक दल थे, तो इसलिए ये ऐसा कहना गलत है कि हमने अपनी विचारधारा छोड़ दी, और हम तो विपक्ष में ही रहे। मुझे तो लगता है विपक्ष में ही आनंद आता है। बहुत साल हो गए, अगर आप हिसाब लगाएंगे लगभग 15 साल तो हो गए कि हम यूपी में सत्ता से बाहर रहे, और केंद्र में लगातार 2 चुनाव मैं खुद हार चुका हूं। तो अगर कोई ये आरोप लगाए कि सत्ता के लिए जिस तरह शहद से मक्खी आकर्षित होकर चली जाती है, अगर मेरे साथ तो आज भी चॉइस था। आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा नहीं। मैं चाहता हूं कि पार्टी के हर विधानसभा में और इस गठबंधन के लिए मैं काम करूं। तो डिप्टी सीएम पद की मांग की है आपने? फिर ऐसी कोई मांग नहीं करी। ऐसी कोई मांग नहीं करी है। जयंत चौधरी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम पद की मांग नहीं उन्होंने की है, तो क्या राज्यसभा में जाने का इरादा है? मेरा इरादा है कि हमारी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा संख्या में विधायक बने, और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग सोचें कि किस तरह से विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, और अगले लोकसभा चुनाव के पहले हम लोग एक साथ मिलकर एक रणनीति बनाएं। क्योंकि आपने कानून बिल की बात करी, अब वहीं से
सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जब कानून बिल लाए गए तब बहुत सारे किसान जो है वो आंदोलन के लिए उतर आए। कानून वापस ले लिया गया, आंदोलन खत्म हो गया। अब क्या जो जाट किसान हैं उनमें नाराजगी बनी हुई है या फिर वो संतुष्ट है जिस तरीके से वापस ले लिया गया इस बिल को? किस तरीके से ये किसान नेता अब आगे आने वाले चुनाव में वोट करने वाले हैं? क्या उनका झुकाव रहने वाला है? क्या वो आपकी पार्टी की तरफ जाएंगे या फिर बीजेपी को वोट देने वाले हैं? मैं तो यही कहूंगा कि हमारी पार्टी सभी किसानों के लिए है और सभी किसानों में बहुत बड़ी नाराजगी थी इन कानून को लेकर और लगातार 1 साल से ज्यादा अगर कोई आंदोलन चलता है तो उसका यही मतलब व्यवहारिक कारण यही हो सकता है कि बहुत बड़ा समर्थन उस आंदोलन के साथ है। तो हर वर्ग में समर्थन इस आंदोलन को था और इसलिए ये कहा जा सकता है कि आंदोलनकारियों की जीत हुई, लेकिन ये सरकार की कोई मतलब जीत नहीं है। सरकार ने उनको कुछ नहीं दिया, सरकार तो उनके आगे झुकी है और झुकना पड़ा है। और सवाल ये भी है कि जब 700 से ज्यादा लोग मर जाते हैं हमारे किसान और उनका संज्ञान भी लोग सरकार में बैठे सत्ताधारी लोग नहीं लेना चाहते। और आपको भी पता है कि सरकार में बड़े बड़े लोग ये भी बयान दे रहे हैं कि जैसे ही चुनाव हो जाएंगे फिर दोबारा वही मसौदा हम लेके आएंगे। एक राज्यपाल जी जिस तरह की बात कह रहे हैं कि सबसे बड़े स्तर पर सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके अंदर अहंकार था और किसानों के लिए उनकी सोच अच्छी नहीं थी। जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो मैं समझता हूं कि जनता इन चीजों को देख रही है और इसलिए वो नाराजगी दूर नहीं हुई। तो वोट की चोट देंगे। आपकी बात राकेश टिकैत से चल रही है? नहीं, अंदर खाने की क्या बात है। किसान घाट वो आए थे 23 तारीख में, हमारे पुराने रिश्ते हैं। तो ये तब्दील हो सकता है कि आप आने वाले वक्त में कुछ जाट किसान नेताओं को भी टिकट दें और इस बार का चुनाव लड़वाएं? नहीं, टिकट तो हम किसानों को ही देंगे और जो आप किसान मेरे की कहने वकालत समझ करेगा। गए हैं, लेकिन उसके नहीं दोबारा मैं ये आपसे सवाल पूछ रही हूं। राकेश जी की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है और उन्हें भी इस बात का एहसास है कि जो स्वीकारिता बनी इस आंदोलन की वो शायद इसलिए भी बनी कि दूसरे दल के लोग और कार्यकर्ता भी उनके साथ आ सकते थे, क्योंकि वो राजनीति में दखल ना देने का उन्होंने ऐलान किया। तो इसलिए एक सामाजिक रूप से ही एक ताकत बनकर, किसानों की आवाज बनकर ये संगठन काम करना चाहते हैं, इतनी मेरी समझ है। तो जो सेंटिमेंट था जैन जी उस टाइम पर कि बहुत नाराजगी थी, किसान सड़क पर थे, जमीन पर थे, अपनी मांगों को तेज कर रहे थे, लेकिन अब एक नई आवाज उठी कि जो 700 किसान जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए, परिवार वालों को नौकरी दी जाए। इन मांगों के साथ भी क्या आप कैंपेन में और चुनावी अभियान में हमने रखा है। जो मेरठ में हमारी पहली एक संयुक्त सभा थी जिसमें अखिलेश जी मौजूद थे, उनके आगे मैंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो मेरठ क्योंकि क्रांति भूमि है तो इस पूरे आंदोलन के लिए, उसके सम्मान में पूरे देश भर के किसानों के लिए हम एक स्मारक बनाएंगे। साथ ही जो किसान जो इसमें शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए और 1 करोड़ की सहायता राशि हमारी सरकार उनको देगी। तो ये बातें हम कह रहे हैं, साथ साथ न्याय की भी बात है। आप जानते हैं कि अभी भी क्या हो रहा है लखीमपुर वाली घटना में कि किसानों को तो पुलिस उठा रही है, गिरफ्तार कर रही है। टेनी जी अभी भी मंत्री बने हुए हैं। क्या बीजेपी ये बताएगी कि इस बार विधानसभा चुनाव हो और लोकसभा चुनाव हो तो ऐसे लोगों को बीजेपी टिकट नहीं देगी? ये सवाल बीजेपी से करना चाहिए। क्या टेनी जी को अगला चुनाव में टिकट दिया जाएगा? उनकी बर्खास्तगी की मांग तो आपकी पार्टी समेत तमाम मैं तो कह विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। बर्खास्त करना तो छोड़ दीजिए, तो अगले चुनाव में भी टिकट देंगे और साथ बैठाएंगे पूरे टाइम। ये इसी बात से उनकी जो असली सोच है वो जनता के आगे उजागर हो रही है। जैन जी, चुनाव आयोग ने कहा है कि अब ज्यादातर रैलीज और कैंपेन्स वर्चुअली होने चाहिए। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी का है, जिस बड़े स्तर पर, जिस खर्चे पर वो कर सकते हैं सब, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी पार्टियों का नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, ठीक बात कही है। आप भी जानते हैं, आप मीडिया से हैं, अगर कोई अच्छा कंटेंट आपको बनाना है जिसको आम लोग क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। यानी आपको शूट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टीम चाहिए, सोशल मीडिया के लिए टीम चाहिए। और आजकल तो फेसबुक भी अगर आप उस पर खर्चा नहीं करेंगे तो आपकी चीज दिखाएगा ही नहीं। तो ये सारा जो तंत्र है आम लोगों के बाहर है, छोटी राजनीतिक दलों के बाहर है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जो कारण है कि चुनाव आयोग ने इस तरह से निर्णय लिया, क्योंकि जब रैलियां होंगी, भीड़ बनेगी, तो कहीं ना कहीं लोग
जो भी नियम होंगे उनको दरकिनार करके आते हैं। हम कितना ही कह लें कि मास्क पहनो मास्क पहनो, मैंने तो पहना हुआ है, मैं सभाओं में भी पहनता हूं, लेकिन मैं देखता हूं लोग नहीं पहन रहे। और ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, इसे हल्के में हम लोग नहीं ले सकते। मैंने तो खोया है, चौधरी अजीत सिंह जी मेरे पिताजी इसी बीमारी के चपेट में फंसे और गए, तो मैं नहीं चाहता कि वो किसी के साथ भी वो दोबारा चीजें बीते। तो ये जो 1 महीने लंबा ये चुनाव चलने वाला है, 10 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। इस पूरे 1 महीने के अंतराल में 7 फेजेस में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और सभी तारीखों का ऐलान विस्तृत तौर पर कर दिया गया है। जयंत जी किस तरीके से उम्मीद कर रहे थे कि इस बार के चुनाव इतने ही फेजेस में होंगे, कम में होंगे, या फिर आप संतुष्ट हैं जिस तरीके से मैनेज किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से? कम में ही होने चाहिए। अब इतने आधुनिक युग में हम लोग रह रहे हैं और इतनी फोर्स है केंद्र सरकार के पास, चुनाव आयोग के पास वो सामर्थ्य है। मुझे तो 7 फेज का भी समझ में नहीं आता। अच्छा, ये भी है कि अगर आपको खतरा दिख रहा है तो आप उसे स्पेस आउट कर दीजिए। सेम बूथ पे आप 2 दिन चुनाव कराइए। क्या जरूरी है कि 1 दिन में चुनाव हो जाएगा? लोग स्पेस आउट हो जाएंगे, मतदान कर लेंगे। तो चुनाव तो कम समय पे ही होना चाहिए और लोगों का जो है एक तरह से प्रोडक्टिव टाइम एंगेज होता है इसमें। आचार संहिता लग जाती है, विकास रुक जाता है। तो इसलिए जितने कम समय में हम लोग चुनाव करा लें, सफाई से करा लें, कम खर्चे में करा लें, देश को लाभ मिलेगा। हाल ही में योगी जी ने कहा कि जो 400 सीट की बात अखिलेश जी ने जीतने की कही थी, उन्होंने कहा कि वो 400 सीट का सपना ही देख रहे हैं। जो 3 सीटें भी हमारी या उनकी आने वाली हैं, वो एक तरीके से पूरी तरह से भ्रम की स्थिति में है। ये योगी जी ने कहा कि 3 सीटें भी जो छोड़ दी उन्होंने हमारे लिए, वो भी क्यों करी उन्होंने? मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि 403 का फैसला अब जनता खुद करेगी। बहुत कम समय रह गया है। मैं इतना कह रहा हूं कि चुनाव में हम लोग बड़े मजबूती से डटे हुए हैं। पूरे 5 साल हमने संघर्ष किया, लाठियां खाई, मुद्दे उठाए, सड़क पे रहे और जनता हमारे साथ। नहीं, और वापस उसी बात पर आते हुए जयंत जी आपकी कि ये जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद की स्थिति है, तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बीत चुका है और ध्रुवीकरण से लेकर दंगे हों या फिर रोजगार की बात हो, अब मुद्दे धीरे धीरे बदल रहे हैं। और क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं कोरोना के साथ साथ, ऐसे में लोगों को एक ऐसी पार्टी चाहिए जो 5 साल तक शासन कर सके, ना कि एक ऐसी पार्टी जो अपने ही मुद्दों में उलझी हुई हो। कई बार लोग जब वोट करने जाते हैं तो कैंडिडेट को वोट करें, पार्टी को वोट करें, या फिर मुद्दों के नाम पर वोट करें, इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज दिखाई देते हैं। आप ठीक कह रही हैं, और मैंने ये पाया है कि अब फ्लोटिंग वोट बढ़ता जा रहा है। यानी वो वोटर जो किसी से नहीं जुड़ा, किसी मुद्दे से नहीं जुड़ा, वो माहौल से जुड़ा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र में अपनी वोट की अहमियत ही नहीं समझ पा रहे हैं। जो मतदाता ऐसे सोच के मतदान कर देते हैं कि बूथ में जाके देखा भाई किसकी जीत हो रही है, किसकी वोट ज्यादा पड़ रही है, चलो मैं भी वहीं डाल दूं। कहीं ना कहीं वो अपने वोट को हल्के में ले रहे हैं। और ये चीजें हैं, लोकतंत्र में रहेंगी। और जहां तक राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर हम लोग मुद्दों को लेकर चलें, उस पर स्पष्ट रहें, उन पर डिबेट हो, तब ये चीजें दूर हो सकती हैं। इसलिए हमने सबसे पहले 4 महीने पहले चुनाव के हमने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया कि एक चर्चा तो बने और लोग मजबूर तो हों। उसके बाद जो हमने सभाएं करी, हर सभा में मैं एक वादे को लेकर बता रहा था लोगों को। तो यानी सिर्फ मैनिफेस्टो ऐसा नहीं कि हमने घोषित कर दिया और बगल में रख दिया, लोग भूल गए। उसी पे आधारित हमने कार्यक्रम भी किए, तो जनता जानती है कि हमने क्या वादा किया है। समाजवादी पार्टी ने एक समय में कांग्रेस से अलायंस किया, उसके बाद बीएसपी से भी वो अलायंस करके देख चुकी है। दोनों बार अखिलेश यादव ने कह दिया कि केमिस्ट्री नहीं बनी। इस बार आपके साथ ठीक तरह से केमिस्ट्री बन रही है उनकी? हाँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ ठीक है। जैन जी, आपके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि आप विरासत में आपको राजनीति मिली है। आपके दादा राजनीति में थे, सब जानते हैं उन्हें, आपके पिताजी थे अजीत सिंह जी। लेकिन इस विरासत को आगे बढ़ाने में अब जयंत चौधरी किस तरीके से कमर कस चुके हैं, ये जनता जानना चाहती कि कैसे अब और ज्यादा आरएलडी आगे बढ़ने वाली है, कैसे नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर कैसे अपना वर्चस्व कायम करेंगे। सवाल राजनीति में है कि नवीनीकरण होते रहना चाहिए और एक तरह से ऑर्गेनाइजेशंस खुली रहनी चाहिए, कोई बंदिश ना लगे कि कोई आदमी पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो भाग लेना चाहता है, वो राजनीतिक मुख्यधारा में आना चाहता है, तो उनको अवसर मिलने चाहिए। तो यही मेरा उद्देश्य है कि अपनी पार्टी में भी नए लोगों को, जो दूसरे क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, लंबा अनुभव रहा है, उनको हमने जोड़ा है,
फॉर इंस्टेंस एक यंग एक्टिविस्ट है प्रशांत, पत्रकार रहा वो, काफी उसको उसके पीछे सरकार भी पड़ी और हमने उसको राजनीति में अपने संगठन में अहम जिम्मेदारी दी है। तो इस तरह के लोग जब आएंगे जो दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं, उनका एक अलग नजरिया काम करने का एक दृष्टिकोण होता है, तो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि नए लोग आए। साथ हमारी ये भी मांग है, आप देखते हैं कि अब यूथ जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, जब प्रधानी का चुनाव होता है तो आप देखेंगे बहुत यंग लोग प्रधान बन रहे हैं, यंग गर्ल्स, यंग बॉयज, वो रैलीज में आ रहे हैं, वो भाग ले रहे हैं, वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। तो अभी भी वो पुरानी चीजें हैं। आप देखते हैं कि 25 साल की तो एज लिमिट है, आप शादी कर सकते हो, आप व्यवसाय कर सकते हो, आप सारे निर्णय अपने जीवन के ले सकते हो, आप वोट कर सकते हो, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये उम्र भी घटनी चाहिए। यानी अगर आप 21 साल, अभी 25 की लिमिट है, अगर आप हाउस की मेंबरशिप चाहें या लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा, तो 25 साल की एक लिमिट है, उसको घटाना चाहिए। तो वहां से नए लोग आएंगे और एक नए विचार को लेकर लोग राजनीति में अपनी एक छाप छोड़ेंगे, पहचान बनाएंगे। जैन जी, ये इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी की दोबारा सरकार नहीं बनी है, और यही ट्रेंड आपको लगता है इस बार भी देखने को मिलेगा या फिर इतिहास बदल जाएगा? बीजेपी दोबारा आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके की भगवा लहर हमने देखी और 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए वो भगवा लहर का इफेक्ट दिखाई दिया, उसके बाद अब 2024 में क्या ये प्रीकर्सर रहेगा? 2022 एक कर्टन रेजर है 2024 के लिए? बिल्कुल रहेगा। यूपी का बड़ा महत्व है देश की राजनीति में, और यूपी के जो मतदाता फैसला लेंगे उसका जरूर उसकी गूंज दूर तक जाएगी। और जहां तक सवाल है कि क्या सरकार दोबारा रिपीट हो सकती, मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। नीति आयोग की रिपोर्ट आई, स्वास्थ्य में 19 राज्यों में सबसे आखिरी पायदान पे हमारा उत्तर प्रदेश है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई जिसपे यूएनडीपी के मेथोडोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट करके ये पाया कि 38% यूपी की जनता गरीब है। 3 सबसे गरीब राज्यों में हमारी गिनती है। योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त हमने सड़कें बना दी। 2019 में केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि 1000 लोग गड्ढों के कारण मारे गए। चलिए, चुनाव बेहद नजदीक है और 15 जनवरी के बाद आप की पार्टी और साथ ही सभी चुनावी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जयंत जी। तो ये थे जयंत चौधरी जो बताए थे कि किस तरीके से आने वाले वक्त में उनका चुनावी प्लान अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मैनिफेस्टो में किसानों को और साथ ही विकास के कई मुद्दों को अहमियत दी गई है। तो पंचायत आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।